ओके, तो अब हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ओके, तो देखते हैं कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है इट इज़ ब्लड लॉस। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज ब्लड लॉस विच इज़ डायग्नोज्ड थ्रू एंडोस्कोपी। अब आयरन डेफिशिएंसी किसकी वजह से हो सकती है? या तो फिर आयरन की डिमांड बढ़ गई हो, आयरन की लॉस ज़्यादा हो गई हो। ओके, इंक्रीज्ड डिमांड, increased loss, decreased intake, decreased absorption, ये 4 केसेस में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज द डिमांड। तो डिमांड कब बढ़ती है? जब रैपिड ग्रोथ इन इन्फेंसी या एडोलेंस में होता है। क्योंकि रैपिड ग्रोथ, प्रेगनेंसी और एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी। तो एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है। इट शुड बी मोर देन 500 नैनोग्राम पर ml। तो ये 3 हो गए कॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन। अब एक है इंक्रीज लॉस। आयरन की जब लॉस होगी तभी आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो लॉस कौन से केसेस में होती है? कोई क्रॉनिक ब्लड लॉस, फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एक्टिव ब्लड लॉस, ब्लड डोनेशन और फ्लेबोटॉमी। मतलब जो ब्लड कलेक्शन करते हैं उसमें अगर ज़्यादा ब्लड निकल गया बॉडी से तो फिर आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। फ्लेबोटॉमी एज अ ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा में आरबीसी बढ़ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट में हम फ्लेबोटॉमी करते हैं। तो अगर कुछ ज़्यादा ही फ्लेबोटॉमी हो गई, ज़्यादा ही ब्लड कलेक्ट हो गया तो फिर इट विल लीड टू आयरन लॉस। और अदर कॉजेज में आएंगे यहाँ पे ब्लीडिंग, पेप्टिक अल्सर भी लिख सकते हैं, मेनोरेजिया भी लिख सकते हैं, हेमोराइड्स भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे भी ब्लड लॉस होगा दे विल बी कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। फिर दूसरा है डिक्रीज इनटेक। इनटेक कब कम हो जाएगा? तो एक होगी हमारी इनएडिक्वेट डाइट कम होगी इसकी वजह से। फिर दूसरा है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। फिर वेजिटेरियंस। ओके, वेजिटेरियन फूड में नॉन हिमायन होता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब। कितने हो गए? डिक्रीज्ड आयरन इनटेक। अब दूसरा हो सकता है डिक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन। तो वो किस में हो सकता है? माल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिसीज लाइक क्रॉन्स डिसीज, स्प्रूस, ये सारी डिसीज हो गई। फिर माल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सर्जरी लाइक पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी पार्शियल या फिर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। फिर एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। कितने होता है कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। याद रखना, इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी, रैपिड ग्रोथ, एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। फिर इंक्रीज लॉस, उसमें ब्लड लॉस मोस्ट कॉमन कॉज। फिर डिक्रीज इनटेक एंड डिक्रीज्ड एब्सॉर्प्शन। उसके बाद देखते हैं स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसके टोटल 3 स्टेज है। एक है फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट है नेगेटिव आयरन बैलेंस। ओके, नेगेटिव आयरन बैलेंस। सेकंड है आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस। थर्ड है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब नेगेटिव आयरन बैलेंस में क्या होता है? जो बोन मैरो में जो आयरन स्टोर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए देयर इज नेगेटिव आयरन बैलेंस। अब इसमें हम अगर स्मीयर देखेंगे, आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों नॉर्मल होंगे। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी होकर हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगा। सिर्फ आयरन स्टोर्स होंगे वो कम हुए होंगे। तो आयरन स्टोर कौन से फॉर्म में रहता है? सीरम फेरिटिन। तो सीरम फेरिटिन लो होगा और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। आयरन डेफिशिएंसी में TIBC बढ़ती है। TIBC मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और आयरन को ऐसे बाइंड कौन करता है? फॉर ट्रांसफर इट इज ट्रांसफरिंग। मतलब सीरम ट्रांसफरिंग कह लो या फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आयरन स्टोर कम हो रहा है इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को बाइंड करना चाहेगा, इसलिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जबकि सीरम फेरिटिन जो स्टोरेज फॉर्म वो कम हो जाएगा। तो क्या फर्स्ट स्टेज नेगेटिव आयरन बैलेंस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मैरो आयरन स्टोर्स। जबकि